Hey everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the modern history lecture series. And today we'll be covering up constitutional developments कि क्या क्या constitutional developments हुई, क्या acts आए from 1773 से 1858. So particularly I'll be covering up till 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1858 का जो है एक्ट वो हम 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कवर करेंगे. ओके, सो फ्रॉम 1773 टू 1853 टुडे विल सी दैट व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वर हैपेंड इन इंडिया. ओके, ऑलराइट, ब्रिटिश रूल के अंडर. ठीक है, तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है ना, ये अगर मैं बात करूँ 1773 से 1858 या पर्टिकुलरली 1853, ये आती हैं अंडर कंपनी रूल. कंपनी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहाँ पे कंपनी कहते हैं. ठीक है, कि क्या हुआ, जो 1773 से 1853 तक जो भी एक्ट्स आए वो आते हैं अंडर कंपनी रूल. ओके, 1853 के बाद यानी 1858 ऑनवर्ड्स जो भी एक्ट्स बने वो आते हैं अंडर क्राउन रूल यानी ब्रिटिश रूल. ओके, यहाँ तक जो एक्ट्स हैं 53 तक हम उनको क्या कहते हैं कि वो कंपनी रूल के हैं, और उसके बाद के जो 58 ऑनवर्ड्स जो एक्ट हैं वो ब्रिटिश रूल या क्राउन रूल के बाद है. ठीक है, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद बड़े सारे चेंजेस आए थे. ये मैं आपको बताऊंगी जब हम 1857 का रिवॉल्ट करेंगे. ठीक है, व्हाट ऑल चेंजेस डिड हैपन, और फिर कैसे ब्रिटिश क्राउन जो है उसने अपना पूरा जो है यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया और कंपनी को हटा दिया. ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके, अब देखिए क्या ज़रूरत पड़ी ये रेगुलेटिंग एक्ट आने की 1773 की. मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया. ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में. ओके, उसके बाद क्या हुआ, बक्सर के बाद क्या हुआ कि मतलब पावर जो थी वो किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. पूरी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है, कंपनी के पास पूरी पावर आ गई पूरी टेरिटरी ऑफ बंगाल में. ठीक है, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था उस टाइम पे, जिसमें पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा जो है, बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम. ठीक है, तो बंगाल जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसके पास जो है पूरी पावर जो है वो आ गई. इंग्लिश ने, जो ब्रिटिश कंपनी जो है, उन्होंने अपने पास पावर रख ली सारी. ठीक है, ओके, and there was a dual system of government which started. dual system of government in Bengal started. dual system का मतलब है जिसमें क्या है कि कंपनी का रूल भी था, मतलब मेन तो कंपनी ही कर रही थी. ठीक है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुछ पुलिसिंग की पावर जो है किसको दे दी गई, बंगाल के नवाब को दे दी गई. ठीक है, तो कुछ पावर नवाब के पास थी, नवाब के पास तो खैर क्या ही पावर थी, पपेट ही था, लेकिन जो मेन पावर है वो ब्रिटिश के पास थी. लेकिन कहने को क्या थी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि बहुत बुरी हालत हो गई बंगाल में. ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद के पास पैसे नहीं थे. ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ लाइक बेनिफिशियल कंपनी फॉर ब्रिटिश, है ना. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश क्राउन थी, ठीक है, इंग्लैंड में बैठी हुई, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो परमिशन देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, रिन्यू करती थी कि भाई आप जाओ मोनोपली करो. ठीक है, मोनोपली की पावर जो है गवर्नमेंट ने दे रखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप जाके इंडिया जो मतलब जो भी एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे जाके आप ट्रेड मोनोपली कर सकते हो. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट फ्री में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देगी नहीं कि तुम जाओ, और मतलब कुछ तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सपेक्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एनुअली लगभग 4 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजती थी. ठीक है, लेकिन इस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ, मतलब आप लगा लीजिए कि 65 से 1772 के बीच में क्या हुआ. ठीक है, 1765 से 1772 के बीच में क्या हुआ कि बंगाल की बहुत बुरी हालत होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग, देयर वर मेनी रीजंस कि क्यों बुरी हालत होगी. फाइनेंशियली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैंक करप्सी की स्टेज पे आ गई थी, मतलब टोटली जो है उनका फाइनेंशियल जो टोटल का रेवेन्यू जो है वो जीरो हो चुका था. क्यों हो चुका था, देयर वर मेनी रीजंस. एक तो जो इनके सर्वेंट्स थे वो बहुत ही करप्ट हो चुके थे. क्या इनफैक्ट कहा जाता है जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, यानी जिन्होंने 72 तक जिन्होंने संभाला, कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव खुद भी बहुत करप्ट थे. ठीक है, तो इट वॉज एक्चुअली
कि बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, करप्शन यहाँ बहुत चल रही है। जो नवाब के जो आगे जो एम्प्लॉयज़ थे वो करप्ट थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे ब्रिटिश के वो भी करप्ट थे, अपनी पर्सनली वो जेबें भर रहे थे, लेकिन एज सच कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और मतलब इतना कहा जाता है कि जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है लोन, मतलब उन्होंने लोन डिमांड किया था कि 1 लाख पाउंड का हमें लोन दे दीजिए, ठीक है। तो उल्टा रिवर्स एक्शन चल रहा था ये, ठीक है। तो देवर फेमाइन ऑल्सो, ठीक है। 1769 में जो है फेमाइन आया था बंगाल में, और एक तो फेमाइन आया, लोकल लोगों की तो वैसे बुरी हालत थी, ठीक है। फेमाइन आया, वैसे ही लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, और जो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो और ज़्यादा टैक्स लेवाई कर रही थी, वो टैक्सेस को और इंक्रीज़ करी जा रही थी, जबकि फेमाइन था ऑलरेडी, ठीक है। मैसूर वॉर हुई थी, तो वॉर में इस मैसूर जो ब्रिटिश और मैसूर वॉर ये जो चली, इसमें कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं, उल्टा कंपनी का खर्चा बहुत हो गया, ठीक है। तो देवर ऑफिसर्स, मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट थे। तो देवर मैनी रीजंस दैट व्हाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अप टू बैंकरप्टेंसी ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। एट दिस स्टेज जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसने सोचा कि ये जो हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो कंपनी तो बहुत अच्छी थी, अब इतनी अच्छी कंपनी को ये डूबते हुए तो देख नहीं सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करने का सोचा, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, ठीक है। तो जिसके तहत ये जो मतलब फिर टाइमली जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद टाइमली फिर और रेगुलेटिंग एक्ट्स आते गए रिवाइव करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करने के लिए, कुछ नए रिफॉर्म्स लाने के लिए कि चलिए जी नए रिफॉर्म्स लाते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ, ओके। तो अब क्या हुआ, पहला जो एक्ट आया वो दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ, इसके फीचर्स देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल है ना, जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था कि गवर्नर था, हमें पता है रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डेजिग्नेशन दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ ये जो डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कब आई, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आई, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट गवर्नर, हमने गवर्नर जनरल्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने गवर्नर जनरल्स डिस्कस किए थे। आई हैव कवर्ड गवर्नर जनरल्स इनटू 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं, आप गवर्नर जनरल्स जो हैं डू विजिट दोज लेक्चर्स और गवर्नर जनरल्स देख लीजिए पहले, ठीक है, कि कौन कौन से गवर्नर जनरल किस किस टाइम पीरियड पे आए, उन्होंने उनके अंडर क्या क्या हुआ, ठीक है, ओके। तो अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, ही वाज वैरन हेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बीइंग वैरन हेस्टिंग, तो वैरन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। तो यहाँ से जो है डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्ट हो गई, ओके। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन जो हुई उसमें क्या था, एक तो गवर्नर जनरल था खुद, ठीक है, जैसे वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ठीक है। उसके बाद जो है इसके पास 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थे, इसके अंडर कितने और बंदे थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है, जिनके नाम मैंने यहाँ लिख लिए हैं, इतने याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, क्लेवेरिन थे, मॉनसून थे और बैरवेल थे। तो देयर वर 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अंडर हिम, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, पॉइंट नंबर 2, एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का मतलब है जो पहले डुअल गवर्नमेंट चली आ रही थी, यानी कि एक तरफ नवाब थे और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद थी, ठीक है। तो ये कंपनी रूल और नवाब रूल ये दो चल रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट है यहाँ पे ये एंड कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत, ओके। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, द एक्ट मेड governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of each other, okay। जो तीनों देखिए मेन क्या है ब्रिटिश इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्या था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल, एक प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास कर्नाटक रीजन में, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसीज थी। उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, इसको आप लगा लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा पावर थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसके अंदर ये दोनों प्रेसिडेंसीज जो हैं, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, दोनों प्रेसिडेंसीज जो हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गई, ठीक है। यहाँ पे
जो बॉम्बे में होगा उसको बोलेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो मद्रास में होगा उसको बोलेंगे गवर्नर ऑफ मद्रास, और जो बंगाल में होगा उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जो है दोनों प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो है एक बनी, कलकत्ता में बनी 1774 में। ठीक है, बनी, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो एक चीफ जस्टिस थे, ये आज के सुप्रीम कोर्ट से एंटायरली अलग था। ठीक है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है सिट्स इन दिल्ली, तो ये टोटली अलग है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ब्रिटिश क्राउन ने ये एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, कलकत्ता में बनाया। ठीक है, और इसके जो हैं पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ही वाज सर एलिजा एम्फे। ये आप नाम याद रख सकते हैं, सर एलिजा एम्फे। ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और अगर ये आया कि किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में जो है पहला ये सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, तो ही वाज वारन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, ऑलराइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग, एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो है यहाँ पे बनी विच वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो है फॉर्म हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी इंपॉर्टेंट फॉर्म हुई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कितने मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में? 24 मेंबर्स थे। ये याद रखिएगा, आगे भी हम यूज करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काफी, तो याद रखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अ बॉडी ऑफ मतलब मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ 24 मेंबर्स, जो कि कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों देखेंगे। क्या करेंगे? कमर्शियल अफेयर्स भी देखेंगे, ट्रेड यानी ट्रेड रिलेटेड, और पॉलिटिकल अफेयर्स भी, ये सब देखेंगे। ठीक है, ओके। कंपनीज मोनोपली जो है ये एक्सटेंड कर दी गई फॉर 20 ईयर्स। कंपनी को मोनोपली मिली थी ना ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो ये एक्सटेंड कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक्सटेंड होती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसको 20 ईयर्स की मोनोपली जो है ट्रेड विद इंडिया करने के लिए और ज़्यादा दे दी। ठीक है, और जो कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं दे वर फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ब्राइब एंड डूइंग प्राइवेट ट्रेड। जो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं यानी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनको कहा कि भाई आप ब्राइब नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। पर्सनली मतलब अपनी जो पर्सनली जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था। ठीक है, बचा हुआ, तो इसीलिए इनके जो सर्वेंट्स हैं इनको ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए या प्राइवेट ट्रेड करने की जो है इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई, उसको फॉरबिड कर दिया गया इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो ये सब पॉइंट्स है 1773 के। ओके, नेक्स्ट जो है दैट वाज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। एक छोटा सा एक्ट आया बीच में 1781 का, ठीक है, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है। ये क्यों आया? कुछ डिफेक्ट्स कहा जाता है कि कुछ डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उनको रिमूव करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट। और इस एक्ट को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता है। देखिए बेसिकली डिफेक्ट्स क्या थे पहले जो हमने अभी एक्ट पढ़ा 1773 में, इसमें क्या डिफेक्ट्स थे कि जिनकी चेंजेस की गई 1781 में। तो बेसिकली इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो देखिए अब जो हमने पढ़ा कि 1774 में प्रीवियस एक्ट में क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट आया, जब ज्यूरिसडिक्शन आई तो सब डरते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी डरते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन जो है टोटली, ठीक है, अलग है ना, जुडिशियल सिस्टम अलग है पॉलिटिकल सिस्टम से अगर बात करें तो। यहाँ पे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अब गवर्नर जनरल्स वगैरह वो तो सोचने लगे कि भाई गवर्नर जनरल सोचने लगा कि भाई मुझे भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं था। ये जो अमेंडिंग एक्ट है 1781 में, बेसिकली ये एक्ट इसीलिए लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इनको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, कि ये डिफाइन करने के लिए कि क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल है वो जो उसकी काउंसिल है, जिसमें मैं बोला कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं ना, तो गवर्नर जनरल में वो गवर्नर जनरल का और जो इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और इनफैक्ट जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकता। बेसिकली ये था इस एक्ट में, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया कि भाई तुम जो है कंपनी के मैटर्स में तुम नहीं बोलोगे, ये सुप्रीम कोर्ट को बोला बेसिकली। ठीक है, तो ये था बेसिकली इस एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल को उनकी पावर्स को अलग अलग डिफाइन करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। ओके, ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट विच इज पिट्स इंडिया एक्ट।
ओके, इट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था कि इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को अलग अलग किया गया। कंपनी मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी है। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस मतलब क्या इनको अलग अलग किया गया, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, ही वाज अ वेरी यंग प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, ठीक है। विलियम पिट जो है वो इस टाइम पे पीएम थे और उन्होंने अपने ही नाम पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाया। तो विलियम पिट ने सोचा कि कुछ चेंजेस जो है वो लाई जाएँ, ठीक है। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में जाके ट्रेड मोनोपोली कर रही है उसमें कुछ चेंजेस लाई जाएं, ठीक है। तो क्या चेंजेस लाई, मैंने आपको प्रीवियस एक्ट में बताया कि एक जो है बॉडी बनी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आई नीड सम स्पेस, तो मैं वापस ऊपर आके बताती हूँ आपको। देखिए मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने। कितने मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में? 24 मेंबर्स थे। ये आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडी थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो बॉडी थी, ये तो ऐसे ही रहेगी। एक और नई बॉडी बनाई जिसका नाम बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पहले एक ही बॉडी थी हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि देखती थी पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखती थी, कमर्शियल अफेयर्स भी देखती थी। अब एक नई बॉडी आ गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, ये जो बोर्ड ऑफ देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यार मान लीजिए आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी है। ओके, देखिए दो एंटिटीज़ हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अ सेपरेट एंटिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पता है। ओके, नाउ दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये बॉडी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली थे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स जो हैं ये किसके थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ओके, और ये बोला गया यहाँ पे इस एक्ट में ये बोला गया कि जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनके पास अब टोटली जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ रहेंगी। कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो एक नई बॉडी बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इनके पास रहेगा जी पॉलिटिकल, मिलिट्री अफेयर, रेवेन्यू अफेयर। ये कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। देखिए फिर से इन पॉइंट्स को देखते हैं। इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, यानी कमर्शियल फंक्शंस जो है ये किसके पास चले गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। पॉलिटिकल फंक्शंस किसके पास चले गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ओके, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, यही हमने डिस्कस किया। एंड फॉर्म्ड अ न्यू बॉडी। तो पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी यही है कि एक नई बॉडी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर इस तरीके से एमसीक्यू आ जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक न्यू बॉडी जो बनी थी ये किस एक्ट में बनी थी? क्या ये पिट्स इंडिया एक्ट में बनी थी? क्या ये 1774 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बनी थी? ठीक है, तो आपने यू शुड नो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, जिसके अंडर क्या हुआ, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, ठीक है, जो मैनेज करेंगे सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ठीक है। ओके, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अ प्योरली गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। अनलाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इट वाज अ कंपनी की ये बॉडी थी, है ना, प्राइवेट बॉडी थी, कंपनी की बॉडी थी बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, ऑलराइट। डबल गवर्नमेंट और जॉइंट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रनिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आप कह सकते हैं कि डबल गवर्नमेंट काइंड ऑफ जॉइंट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडीज हैं, तो इसलिए डबल गवर्नमेंट या जॉइंट गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। यानी कि इंग्लिश ईस्ट एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ ब्रिटिश क्राउन खुद, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद, तो दो डबल गवर्नमेंट या जॉइंट गवर्नमेंट बन गई पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। ओके, द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वर रिड्यूस टू 3 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या हुआ? हमने बताया कि गवर्नर जनरल में जब हमने फर्स्ट एक्ट पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल है उसके कितने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कितने मेंबर थे? 4। अब कितने बना दिए? 3। लेकिन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। अब इंक्रीज कैसे हुई इसकी पावर? देखिए पहले 4 थे
तो जब लॉ कोई बनाना था तो इन 4 की भी येस होनी चाहिए और फिर गवर्नर जनरल उनको येस कर सकता है, ठीक है। अब जब ये मेंबर्स ही कम हो गए तो यानी कि इनके पास येस या नो करने की पावर भी कम हो गई, वोटिंग राइट्स कम हो गए। अब वोट करने वाले बंदे कम हैं तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल की पावर जो है उससे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कितने मेंबर्स कर दिए गए? 3, पहले कितने थे? 4। ओके। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम सेट टू बी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी यानी कि जो ब्रिटिश इंग्लिश यानी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजेशंस थी, जो टेरिटरीज थी, जो लैंड था, जितनी भी टेरिटरीज थी उनके पास, टेरिटोरियल एरिया था उनके पास, अब उनका नाम क्या कर दिया गया? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है अब अपना रोल जो है इसमें दिखाना जरूर, गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की। ओके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो कंपनी है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अभी तक यहाँ पे ट्रेड करती आई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी देख रही थी, अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी और उसने कहा कि भाई तुम्हारी कंपनी की जो भी अफेयर्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें यही है कि जो कंपनी की मोनोपली थी वो हर 20-20 साल के बाद वो रिन्यू करते रहते थे, ठीक है। तो कंपनी जो ट्रेड मोनोपली है वो अगेन इट वाज इंक्रीज्ड फॉर 20 मोर ईयर्स। गवर्नर एंड गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स। जो भी देखिए मैंने आपको बताया कि एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल जो है वो बैठता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके अंडर आगे एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब गवर्नर जनरल के पास अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसके मेंबर पहले 4 थे, अब 3 थे। वैसे ही इनके पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी अपनी अपनी। वैसे ही पहले मद्रास के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 बंदे थे। बॉम्बे के पास भी एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे के गवर्नर जो है इनके पास भी 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। लेटर इट वाज आल्सो रिड्यूस टू 3, तो सेम फंक्शंस होता था, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ जो बंगाल गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो हैं, ये अब किसके अंडर थे, किसके सबॉर्डिनेट थे? ये थे बंगाल प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट, ठीक है। अब क्या इसमें क्या बोला गया, इस एक्ट में 1793 के एक्ट में क्या बोला कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं इनके डिसीजन जो है ओवरराइड कर सकते हैं दीज गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल, ठीक है। ओके। ऑल लॉज वर टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ कम्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल होंगे? लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम हेस्टिंग नहीं, ठीक है। लॉर्ड विलियम हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। ही वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आप गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया देख लीजिए लेक्चर्स तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके। इसमें क्या था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपली थी इसको अबॉलिश कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपली थी उसको खत्म कर दिया था इंडिया में इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। और सिर्फ 2 चीज़ों में ये जो मोनोपली है ये बरकरार रही। सिर्फ 2 चीज़ों में मोनोपली उन्होंने दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को, एक तो ट्रेड इन टी और एक तो ट्रेड विद चाइना। अब जो कंपनी है वो क्या कर सकती थी? वो सिर्फ ट्रेड कर सकती थी चाइना के साथ और ट्रेड कर सकती थी इन टी, और बाकी सभी ट्रेड प्रैक्टिसेस, बाकी सभी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, मोनोपली जो थी ट्रेड की, उसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। उसको अबॉलिश कर दिया, ओके, गवर्नमेंट ने। The company was to annually set up apart ₹1 lakh for promotion of literature and education in India। यानी कि for the first time कुछ एक सम जो है, कुछ सम ऑफ मनी जो है वो रखा गया फॉर एजुकेशन पर्पस। मतलब इंडिया में जी स्कूल्स बनाइए, एजुकेशन दीजिए, कॉलेजेस बनाइए, ठीक है। यहाँ के जो लोकल लोग जो हैं उनको पढ़ाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको अवेयर कीजिए। ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा लॉ आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसमें एजुकेशन लिटरेचर की बात की गई और जिसमें मतलब कुछ सम जो है मनी का वो सेपरेट रखा गया फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन इंडिया, ओके। And next important point is that Christian missionaries were also permitted to India to come and preach their religion, ठीक है। कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं अब वो अपना रिलीजन प्रीच करने के लिए इंडिया आ सकते हैं। इससे पहले देखिए, इससे पहले जो कंपनी थी ना,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कोई लेना देना नहीं था रिलीजन प्रीच करने के लिए, क्या दे वर ओनली मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, उनको सिर्फ कमाई से मतलब था, पैसा से मतलब था, उनको कोई रिलीजन कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बट नाउ आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब ब्रिटिश ने, जब क्राउन ने अपनी जो है इंटरफेरेंस जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी, देन द क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑल्सो परमिटेड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच एंड स्प्रेड देयर रिलीजन हियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 1813 के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी, अबॉलिश कर दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ कि जो बची खुची ट्रेड मोनोपोली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टू ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये भी खत्म कर दी गई। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में टोटली जो कंपनी की मोनोपोली है दैट वाज होली सोली अबॉलिश्ड। अब वो टी या ट्रेड विद चाइना भी नहीं कर सकते थे जो पहले प्रीवियस एक्ट में था, ओके। नाउ व्हाट हैपन, देखिए अब क्या है कि अगर जो है कंपनी की कोई मोनोपोली ही नहीं है तो फिर कंपनी का क्या फंक्शन है यहाँ पे, ओके। तो फिर है ना, यही है ना कि अब अगर मोनोपोली ही नहीं है तो फिर अब कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं दे वर टोटली क्लोज्ड, ठीक है। कहा गया कि इमीडिएट इफेक्ट से एज सुन एज पॉसिबल जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको बंद कर दिया जाए। और फिर क्या किया, अब उनको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो है नहीं, तो अब आपने कुछ तो करना है। तो उनको क्या किया गया, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। जो कंपनी जो यहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी क्या बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि पॉइंट नंबर 3 पे बाद में आते हैं, पहले पॉइंट नंबर 4 देखिए कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, दो बॉडीज मैंने आपको बोली थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी ये थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी थी, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये गवर्नमेंट बॉडी थी। अब क्या किया गया, इन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये जॉइंटली जो है ये क्या करेंगे, जॉइंटली जो है ये कमर्शियल कंट्रोल को देखेंगे, ठीक है। दे वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो उनको कहा कि भैया आप जॉइंटली काम करिए, आपकी अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखिए, अब आप कमर्शियल वर्क देखिए, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जॉइंटली जो है कमर्शियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए रख दिया, ठीक है, ओके। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर अगेन इंक्रीज्ड टू 4, ठीक है। हमने देखा था पहले जो फर्स्ट जो एक्ट था उसमें हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे 4 थे, उसके बाद लेटर ऑन दे वर रिड्यूस टू 3, ठीक है। बट नाउ जो एक्ट था 1773 का उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे गवर्नर जनरल के 4 थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में वो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो 3 हो गई थी, ठीक है। फिर 1793 में कोई चेंजेस नहीं आई थी, ठीक है। 1813 में भी कोई चेंजेस नहीं आई थी। अब 1833 का जो एक्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि फिर से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई टू 4। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों वापस से 4 में इंक्रीज हो गई, ये इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि अब जो है टेरिटरीज ब्रिटिश, आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो टेरिटरीज हैं जो वो इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है, वो इंक्रीज होती जा रही थी। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम तक जो है सिंध, पंजाब, मैसूर में भी मतलब जीत चुके थे वॉर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज जो है वो आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास, तो इसीलिए अब मेंबर्स को इंक्रीज करना पड़ा, ओके। एंड नाउ कमिंग अबाउट टू पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कि दिस एक्ट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, मेकिंग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेंट्रलाइज हो चुकी थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773 जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेशन थी, और अब जो है डेजिग्नेशन वो क्या बन गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बीइंग लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। Coming upon to point 6, the Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बने तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पास पूरी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थी फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, ओके। दस अबॉलिशिंग द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के पास अपनी अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, अपने अलग अलग रूल्स बनाते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स है दैट विल बी वेस्टेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
ठीक है, यानी जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर थी वो टोटली खत्म कर दी गई और अब सारी की सारी पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। बेसिकली बहुत कंफ्यूजिंग था। कई रूल्स जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहा है, पहले बंगाल का था ना, गवर्नर जनरल बंगाल अपने रूल बनाता था, यहाँ पे बॉम्बे का जो गवर्नर है वो अपने रूल बनाता था, मद्रास गवर्नर जो गवर्नर है वो अपने रूल बनाता था। तो इनमें आपस में कन्फ्लिक्टिंग, कई बारी कन्फ्लिक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाते थे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इस एक्ट में ये हुआ कि भाई रूल्स और रेगुलेशंस की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पूरे के पूरा जो लेजिस्लेटिव पावर है ये किसके पास दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ओके, ऑलराइट। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस। जो भी ये लॉज बनते थे, क्योंकि पहले बॉम्बे वक्त कोई प्रेसिडेंसी में अलग लॉ बन रहे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही होते थे लेकिन कहीं कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती थी। तो ये जो लॉज हैं इनको पहले रेगुलेशंस कहा जाता था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये जो लॉज हैं इनको एक्ट्स कहा गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद लॉर्ड मैकॉले एज इट्स चेयरमैन। पहला, ये भी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का कि जो पहला लॉ कमीशन आया इंडिया में, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। एंड द फर्स्ट जो लॉ, जो चेयरमैन जो है वो कौन था, ही वाज लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए, पहले 3 थे, पहले मतलब 1773 का जो एक्ट आया उसमें 4 थे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 3 कर दिए गए और अब वापस से 4 कर दिए, तो 3+1। अब ये जो एक मेंबर था ये मैकॉले ही था, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, यानी लॉ कमिश्नर आप कह सकते हैं, एक लॉ का बंदा जो है वो रखा गया, ठीक है। +1, ये जो +1 जो किया गया ये लॉ मेंबर था, ये कोई ऐसा बंदा था जिसको अच्छी खासी लॉ, जिसको लॉ का पता हो, तो दैट वाज इसी तरीके से फर्स्ट लॉ कमीशन भी आया और ये जो 4th मेंबर था ही वाज लॉर्ड मैकॉले हिमसेल्फ, ठीक है। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, कि ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंट हेलेना एक्ट? सेंट हेलेना जो है एक छोटा सा आइलैंड है बेसिकली अटलांटिक ओशन में। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंडिया में रूल कर रही थी, वैसे ही इस सेंट हेलेना जो आइलैंड है यहाँ पे भी रूल कर रही थी। तो जैसे यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, जैसे ही वो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, वैसे जो उसकी बाकी टेरिटरीज थी, बाकी कॉलोनीज जो थी पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे भी ये कुछ एक्ट्स लाती थी। तो वैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट हेलेना पे भी लाया गया था। सेंट हेलेना आइलैंड जो है सबसे पहले यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने ही रूल किया था, उसके बाद पोर्चुगीज़ को हरा दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपना एस्टैब्लिश करा दिया, नेपोलियन यहाँ पे ही मरा था सेंट हेलेना आइलैंड पे, ठीक है। तो सेंट हेलेना आइलैंड एक्ट जो है इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी सेंट हेलेना में भी ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाया गया था, जैसे कि इंडिया में लाया गया ब्रिटिश ग्राउंड के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी एक्ट आया, तो इसीलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ओके, ये एक फैक्चुअल पॉइंट था। नेक्स्ट वी हैव लास्ट एक्ट ऑफ टुडे विच इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ कि देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इसके मेंबर्स थे 24, अब ये रिड्यूस हो गए टू 18, ठीक है। कितने हो गए 24 से? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने स्टार्टिंग से अभी तक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने 24 ही थे। नाउ 1853 में इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 जो है वो नॉमिनेट करेगी ब्रिटिश क्राउन। तो हम देखेंगे पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इट वाज एंटायरली प्राइवेट, यानी कि एक ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी थी, टोटली होली सोली कंपनी की बॉडी थी। अब आप देखेंगे कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। उसमें से भी जो 18 बंदे कर दिए पहले तो रिड्यूस करके, उसमें से भी जो 6 मेंबर्स हैं दे वर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ओके, ऑलराइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये अपनी नई प्रेसिडेंसीज, अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? देखिए कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटीज़ तो खत्म हो चुकी थी, अब इनका क्या काम है? अभी भी ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखते थे लेकिन अब अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट चलता था सब कुछ, ठीक है। अब ये जो है करते थे और इनका जो मतलब इनको अब कहा गया कि अब आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, अब इनको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, नई प्रेसिडेंसीज बना सकते थे, खुद से नई प्रोविंसेस बना सकते थे, इंक्रीजिंग टेरिटरी। ये क्यों किया? देखिए क्योंकि टेरिटरीज काफ़ी इंक्रीज हो रही थी, ब्रिटिश की जो टेरिटरीज थी इंडिया में वो बहुत फैल रही थी, स्प्रेड हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब सारा काम तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खुद तो कर नहीं सकता था, तो उसको जो है कुछ डिसेंट्रलाइज्ड करनी थी पावर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसको करनी पड़ी। सो दैट्स वाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि भाई आप नई प्रेसिडेंसीज, नई प्रोविंसेस और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा क्योंकि काफ़ी काम जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी, टेरिटरीज काफ़ी बढ़ गई थी, तो गवर्नर जनरल अकेला संभाल नहीं सकता था, तो काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, ठीक है। ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सिविल सर्विसेज को जो है ओपन कर दिया गया फॉर इंडियंस ऑल्सो, पहले इंडियंस के लिए नहीं था, ठीक है, अब इंडियंस के लिए भी। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वर थ्रोन ओपन टू इंडियंस बेसिकली। नाउ व्हाट इज दिस कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज? कोवेनेंटेड सिविल, देखो दो तरीके की सिविल सर्विसेज उस टाइम पे होती थी, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड जो है इसमें जो हायर रैंक के जो लोग हैं, हायर रैंक के जो लोग हैं, ठीक है, जो हायर रैंक की जो जॉब्स हैं बेसिकली, वो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में आती थी, और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज में आती थी जो लोअर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पहले क्या था, जो इंडियंस हैं दे वर अलाउड फॉर दी लोअर अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ओनली फॉर लोअर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ दे वर ऑल्सो अलाउड, इंडियंस वर ऑल्सो अलाउड फॉर कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज विच वॉज हायर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली, ठीक है। मैकॉले कमेटी जो है इसके लिए सेटअप की गई, ठीक है। मैकॉले, जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट लॉ कमेटी जो है वो आई थी, लॉ कमीशन आया था। तो मैकॉले कमेटी जो है, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वर अपॉइंटेड इन 1854 अगेन, ठीक है, ऑलराइट। Next is, it is for the first time that separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. It provided for additional 6 new members called legislative councils of the councillors to the council, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि पहले क्या था, देखिए हमें पता है कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, गवर्नर जनरल है, इसके अंडर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, कमांडर इन चीफ भी है। अब ये जो सारी हैं, ये सारे जो हैं, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी इनके पास थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इनके पास थी। मतलब पावर बनाते भी यही थे और पावर्स को एग्जीक्यूट भी यही करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर को और एग्जीक्यूटिव पावर को जो है वो अलग कर दिया। तो इसके लिए क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसमें 6 नए मेंबर बनाए, 6 न्यू मेंबर्स वर मेड, जिसमें जो ये जो 6 मेंबर्स जो थे, दे वर द मेंबर्स कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, ठीक है। और इन लेजिस्लेटिव काउंसलर्स में कौन थे बेसिकली, इसमें जजेस वगैरह ही थे ज़्यादा, ठीक है, जजेस थे, जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो बना उनके जजेस जो थे यही मेंबर्स थे, किसके, एडिशनल जो है, जो 6 मेंबर्स बनाए गए फॉर लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को, फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया फॉर गवर्नर जनरल काउंसिल को, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने जो है एक्ट्स पढ़े, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ी, 1773 की इसमें हमने डेवलपमेंट पढ़ी, ठीक है, कि 1773 में क्या हुआ, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वी डिस्कस्ड, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिड चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देन वी डिड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक्ट जो था 1858 का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स करेंगे अंडर ब्रिटिश क्राउन, देन विल डिस्कस। So this is all about today's lecture. See you very soon with the next lecture. Till then, take care, bye bye, stay safe.